Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। आज हैं हमारे साथ बिजनेस वे टीवी के एडिटर सिद्धार्थ जराबी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सिद्धांत जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हमारी। हाँ बिल्कुल। हाँ, सब कुशल मंगल, स्वस्थ? सब बढ़िया सर। घूम रहा था, यूपी घूम रहा था। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने तो आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। आपके सवालों से पहले एक हेडलाइन दीजिए, यूपी में क्या हो रहा है अभी? यूपी में सर इस समय उथल पुथल बड़ा हो रहा है, और क्योंकि मेरा 15 दिन पहले का जो असेसमेंट था वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। उसमें सेंधमारी की जो खबरें आ रही हैं उसमें कई कई सारी चीजें वो सिनेरियो में गन्ने का रस मीठा होगा कि कड़वा? अब किसके लिए? चलिए वो फिर कभी बात करते हैं। पक्का पक्का सर। जरा आपने बोरिंग खर्चे पानी पे वापस आते हैं। नहीं नहीं, आप हैं सर तो बोरिंग किया। तो खर्चा पानी में आज हम लोग बात करेंगे एक आइडिया जो फ्लोट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और बजट को लेकर, जिसको लेकर थोड़ी चर्चा हो रही है, इस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। और बजट के ही ठीक पहले, क्योंकि बजट से सीजन चल रहा है, 10-11 दिन बाद बजट आ जाएगा। रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन पॉइंट्स के आसपास सरकार को गौर करना चाहिए बजट अगर आ रहा है तो। और आखिर में सरकार ने अपने दूसरे मंत्रालयों से कहा है, वित्त मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों से कहा है कि साहब खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा हाथ बचा के काम कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। मैं बिजनेस टुडे की स्टोरी कोट कर रहा हूं, ऑनलाइन की स्टोरी है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए इनकम टैक्स को खत्म करने की जरूरत है। फिर उन्होंने जो कहा है कि इसे महामारी के दौरान कुछ समय के लिए ही खत्म किया जाए, जब तक आर्थिक हालात सुधर नहीं जाते। लेकिन इनकम टैक्स खत्म करने से लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो निवेश ज्यादा होगा, आर्थिक तरक्की होगी। इस तरह की दलीलें वो दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह की बातें कर रहे हैं इनकम टैक्स अबॉलिश करने की, और क्या मतलब दिन का सपना जैसा है ये? नहीं, डॉक्टर साहब बड़े प्रचंड विद्वान हैं, इसलिए उनकी विद्या और समझ को लेके टिप्पणी करना हमारे लिए असंभव है। परंतु इनकम टैक्स वास्तविक स्थिति क्या है? पहली बात तो कि देश में बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं जो एक्चुअल पेयर्स हैं। आप केवल टैक्स फाइलिंग मत देखिए, जो लोग देते हैं, जो उस कट ऑफ में आते हैं, जिनको हर साल इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो एक काफी छोटी मात्रा है जनसंख्या की। और इसको कभी भी पूरी जनसंख्या से नहीं आकलन करना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में हर कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं हो सकता है। यानी जो अभी बाल अवस्था में है या इस प्रकार से हर कोई कमा नहीं सकता, घर में भी कुछ ही लोग कमाने वाले होते हैं। दूसरी बात जो ये है कि हमारे देश में टैक्स कितने प्रकार के लगते हैं? इनकम टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। एक जो फंडामेंटल इशू हमें समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसका एक हमारी अपेक्षा थी कि गुड एंड सिंपल टैक्स होगा, बट उसमें अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है और भी होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बहुत अनफेयर होता है गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि खाना पीना, चलना फिरना, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, बाकी चीजें सबके लिए आवश्यक है। आपके शो पे कई बार इसका मैं उदाहरण दे चुका हूं। मर्सिडीज में पेट्रोल भरवाने वाला और मोटरसाइकिल में डिलीवरी का काम करने वाला हमारा साथी कोई सेम रेट पे पेट्रोल भरता है। क्या ये फेयर है? इनकम टैक्स इनकम की लेवल से लिंक्ड है, और मैं बड़ा सिंपली समझाना चाह रहा हूं। कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो अगर वो कुल मिला के लगभग 40% उसकी कमाई का सेस सूस मिला के 1 करोड़ से अधिक का जिसका टैक्सेबल इनकम हो, अगर वो जा रहा है तो वो कहते हैं कि जी हमारे से ज्यादा लिया जा रहा है। परंतु जिसकी कमाई 50,000 है उस पे उतना टैक्स नहीं लगता है, बल्कि हम तो एक लिमिट के बियॉन्ड टैक्स लगाते ही नहीं है। तो अगर आप इनकम टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं तो इसकी जाहिर सी बात है सिद्धांत
कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, काम कैसे चलेगा? तो जो बिस्कुट का पैकेट एक अमीर आदमी बढ़िया बोन चाइना के प्लेट में खा रहा है और कोई पेट भरने के लिए एक सस्ता बिस्कुट खा रहा है, क्या उस पे जीएसटी सेम रेट का होना चाहिए? और वो क्या ज्यादा होना चाहिए? हुआ ये है सिद्धांत जी, आखिरी बात जो ये है कि जो टैक्स विशेषज्ञ थे, और भारत की बात कर रहा हूं, विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कई साल पहले एक कमेटी भी थी, कई कमेटियां थी, और उनका निचोड़ ये था कि इंडिया को इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए, यानी और लोगों को टैक्स पेयर बनाना चाहिए। अब किसान फार्मिंग एक्टिविटी से जो भी आय है वो टैक्स के बाहर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं लगाइए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप इसका विस्तार करें इनकम टैक्स बेस का, तो इनकम टैक्स की रेट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे और कम लोगों पे ज्यादा कर नहीं लगाना पड़ेगा। और टैक्स की जो थ्योरी है, जो उसका एक प्रकार से बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है किसी भी कंट्री की टैक्सेशन सिस्टम का, वो ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी कमाई उतने उस पे लगान, और गुड्स और सर्विसेज पे कम रखिए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में केवल अमीर नहीं पर हर प्रकार का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, और हर व्यक्ति को एक्सेस होनी चाहिए, केवल अमीर को मिले और गरीब को ना मिले, इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इतनी बात कह के मैं इस विषय को क्लोज करना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि ये एक प्रकार से हेडलाइन आइटम है, बट जैसे आपने कहा ये हेडलाइन तक ही सीमित रहेगा, उससे बियॉन्ड शायद इसमें कोई संभावना नहीं। ठीक है, सजेशंस की बात हो रही है, सजेशंस की बात रघुराम राजन के हवाले से अब करते हैं। ईटी नाउ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बजट के लिए कई सारे सुझाव दिए हैं। मसलन सुझाव जो हैं कि भारत में आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, फिर भी देश में गोल्ड और कच्चे तेल की आयात जरूरतों के मद्देनजर करंट अकाउंट डेफिसिट पर नजर रखनी चाहिए। लोग लोन लेने की स्थिति में नहीं है और बैंकों की हालत भी थोड़ी सी खराब है, और जो बाकी फिनटेक और एनबीएफसीज हैं वो इस गैप को भरने में बहुत सक्षम नहीं है। लोन की डिमांड बढ़ाना नहीं बल्कि उसकी सप्लाई पूरी करना भी एक टारगेट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पर सारा जोर नहीं होना चाहिए, कृषि पर सारा जोर नहीं होना चाहिए, सर्विसेज पर भी जोर देना चाहिए जिनकी हिस्सेदारी कहते हैं वो कि इकॉनमी में अच्छी खासी है। टैक्स बढ़ाने के बजाय नए क्षेत्र तलाशने चाहिए जहां ग्रोथ और रेवेन्यू की संभावना हो। और जो बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मनरेगा, और उसके लिए ऐसी स्कीमों के लिए ज्यादा आवंटन करना चाहिए, ज्यादा फंड्स एलोकेट करना चाहिए ऐसी स्कीमों के लिए। और शहरी गरीबों और वर्कर्स के लिए अलग पॉलिसी की डिमांड की है, और बजट में सरकार को डिमांड साइड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने के लिए उन्होंने बात की है, जिससे लोगों की इनकम बढ़े। सिद्धार्थ जी, क्या कितनी जायज है ये डिमांड्स पूर्व आरबीआई गवर्नर की? देखिए, ना केवल ही वो आरबीआई के गवर्नर थे, वो बहुत बड़े एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, विश्व भर में जाने जाते हैं, अमेरिका में उनका बड़ा नाम है, आईएमएफ में काम किया है उन्होंने, और उनकी जिस प्रकार की इकोनॉमिक्स की समझ है वो कुछ ही लोग होंगे पूरी दुनिया में। और एज एन इंडियन हमें बहुत इसमें खुशी महसूस होनी चाहिए कि रघुराम राजन जी एक बहुत बड़े नाम है अपने क्षेत्र में। जहां तक बजट की और उसके लेके जो जिन बातों का आपने हवाला किया, मैं उनमें से दो बातों पे पहले ये कहना चाहूंगा। एक, भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क है। चीन की अर्थव्यवस्था और चीन का इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फिस्कल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अलग है इंडिया से। और चीन की मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी क्योंकि उसका हमारे साथ कुछ पॉपुलेशन को लेके मेल है, बाकी तो कोई मेल ही नहीं है चीन के साथ हमारा। अब अगर अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में बात करें, जहां अमेरिका में राजन जी रह के ये विषय उठा रहे हैं, और उनका पूरा वर्किंग करियर अमेरिका में चला है, और वहाँ की जो एक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग है, कई सारे स्कूल्स हैं, केनीशियन स्कूल है, मिल्टन जी हैं, बहुत सारी इस प्रकार की जो थॉट्स हैं, उनमें से वो भी एक रघुराम राजन थॉट भी आप कह लेंगे। अब
3 चीजें बहुत आवश्यक हैं हमारी इकोनॉमी में। पहला, कि जो गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है आर्थिक दृष्टि से, जिसको पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगातार कोविड की मार लग रही है, उसको अब पैसे की बहुत कमी हो रही है, इसलिए उनके हाथ में कुछ पैसा जाना चाहिए। वो पैसा कैसे दे बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर उस ढंग से कैश इन हैंड हमने पिछले 2 सालों में नहीं दिया है। स्कीमों द्वारा हमने आवंटन किया है, और जो मनरेगा का उन्होंने हवाला दिया है, उसको लेके पैसे कई बारी स्टैटिक भी रखे गए हैं, थोड़े बढ़ाए गए हैं, थोड़े कम किए गए हैं, बट मनरेगा में कैपेसिटी, सिद्धांत जी, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम हो गई थी। यानी जब पहली लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में हमारे कामकाजी जो शहरों में काम कर रहे थे, वो अपने गांव देहात वापस गए, तब जाके वहां पे मनरेगा की डिमांड बढ़ी। एक समय कई जिलों में ऐसा भी है, जो रिसर्च पिछले कुछ साल पहले का है, कोविड से पहले का, जो ये बताता था कि गांव में नहर खोदने के लिए कारीगर नहीं मिलते थे, काम करने वाले नहीं मिलते थे, कि वो सब शहरों में गए हैं। कैपेसिटी का भी एक सवाल है। आप अगर मनरेगा को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दें, 2 लाख करोड़ दे देंगे, तो एक बड़ा सवाल, और इसके विशेषज्ञ मेरे से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि इतनी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है नहीं। आप आखिरकार गड्ढा खोद के भर के, फिर गड्ढा खोद के भर के कितना पैसा दे सकते हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना चाहिए, और जाहिर सी बात है, इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत पहल की। और एक दूसरी बात जो उन्होंने जो कही है कि इंडिया शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। अगेन, जो जिस समाचार माध्यम का आपने मेंशन किया, उसकी ये लाइन है, और वो साथ में ये कहते हैं कि सर्विसेज के बारे में इंडिया ने बात करनी चाहिए, जो बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये बात मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही है, बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, ये एक वैश्विक WTO आधारित इकोनॉमिक थिंकिंग का मॉडल है, जिसके कारण 30 साल पहले 1990 और मिडिल में जब हमने रिफॉर्म्स किए और अपनी पूरी इकोनॉमी खोली, तो उसके हमें बेनिफिट्स मिले हैं। बट एक बड़ी साफ सी बात है, 2008 के जब वैश्विक स्लोडाउन हुआ और उसके बाद 10, 11, 12, 13 तक जो हमारे लोकल इश्यूज आए, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठ के आया है कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिशियरी कौन है। और ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियरी, और हमने ये कोविड पैंडेमिक में भी देखा कि जो अमीर था वो ज्यादा अमीर हुआ, जो गरीब था वो ज्यादा गरीब हुआ, या जहां था वहीं रह गया। और इसके पीछे कारण ये है कि ग्लोबल कैपिटल जब मूव करता है एक इकोनॉमी में, जो छोटी इकोनॉमी है, कमजोर इकोनॉमी है, तो वो वहां डोमिनेट करता है, और मैन्युफैक्चरिंग से नौकरियां मिलती हैं। चाइना और हम में, अगेन मैं फिर से एक एग्जाम्पल के नाते ये बता रहा हूं, बहुत बड़ी जो फर्क है कि वहां पे अपार मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है, और उनके पास इतनी कैपेसिटी अब कमोडिटीज की है कि वो चीजें कुछ दिनों में करते हैं जो बाकी कंट्रीज को महीनों साल लग जाते हैं। क्या कारण है कि चाइना पूरे दुनिया में, श्रीलंका में, अफ्रीका में, बहुत सारी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाता है? पार्लियामेंट है इथियोपिया का, श्रीलंका में पोर्ट है, बहुत सारे नेशंस में रोड है, फ्लाईओवर है। ये जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था चाइना का, जिसको हमने ज्वाइन नहीं किया, जिसमें वो बहुत बड़ी हाईवेज कई कंट्रीज में से निकालना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि वो कहां से कैपेसिटी आई? क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। चाइना ने कोविड के समय पे रातों रात अस्पताल खड़ा कर दिया। हम लोगों को मास्क बनाने की कैपेसिटी को सेटअप करना पड़ा, हमारे पास सैनिटाइजर की कैपेसिटीज नहीं थी। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं, और आत्मनिर्भरता कह लीजिए, स्वदेशी की फिलॉसफी कह लीजिए, सेल्फ रिलायंस कह लीजिए, इसके पीछे सोच क्लियर होनी चाहिए। अगर सोच ये होती कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तब मैं कहता कि आपकी बात सही है। पर इतने सेक्टर्स हैं जहां पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो गई है, और अगर वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, ये तय करती है कि हम डोमेस्टिक कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डिफेंस
कि सारा सामान हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक इतिहास था जब हम स्कूल कॉलेज में थे, बोफोर्स हो कुछ भी हो, हर कुछ सालों में एक नई कंट्रोवर्सी और स्कैंडल उभर के आती थी। अभी हाल फिलहाल में आपको ध्यान होगा कि आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स जो खरीद इंपोर्ट की प्रोसेस में थे उनको कैंसिल कर दिया, और सरकार ने कहा नहीं, ये प्रोजेक्ट्स आप इंडिया में करेंगे। अब कई लोगों ने कहा इसमें बड़ा रिस्क है जी, डिले हो जाएगी, बट सरकार ने सोच समझ के ये एक काम किया। अगर वो चीज इंडिया में बन रही है तो यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में नौकरी बनेगी, नो हॉल होगी। और एक आखिरी बात इसमें मैं कहूंगा, टेस्ला के एलॉन मस्क ने एक बयान दिया जिसपे बहुत हंगामा मचा कि इंडिया में हमें चैलेंजेस हो रही हैं, सरकार से चैलेंजेस है, वर्किंग आउट थ्रू चैलेंजेस। हाँ, और वो बेसिकली, और सरकार के सूत्रों के हवाले से वो खबर मैंने भी उस टाइम ब्रेक की थी कि वो चाह रहे हैं कि जीरो ड्यूटी पे उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ लाके बेचा जाए। अब मुझे बताइए, पूरी बनी बनाई आएगी गाड़ी और छोटा मोटा रिपेयर आप उसमें हवा ववा भरवा लेंगे? यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए? नौकरी, ये टेक्नोलॉजी और नो हाउ कैसे आएगी? और क्या भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बन रही है? और ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और विदेशी कंपनीज भी यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो इन कंक्लूजन, जिस ढंग से केवल रघुराम राजन जी ने नहीं बल्कि और भी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जी जो वित्त मंत्रालय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने भी बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू में क्रिटिसाइज किया है इस पॉलिसी को। कौशिक बासु जी भी कुछ विषयों पे इसी प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उनकी विद्या और उनकी लेवल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट ये एक फंडामेंटल रीसेट है। अगर आप किसी डोमेस्टिक व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई उसको अनड्यू बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो अगर थोड़ा मीडियम टर्म फाइट लेके हमारे पास अपनी खुद की बनाने की क्षमता हो, तब देश 50-100 साल के लिए स्ट्रांग हो पाएगा। नहीं तो हमने कोविड में जैसा देखा, आज सिद्धांत जी मैं नहीं जानता कि कोई आपके मित्र ने कोई गाड़ी बुक की हुई हो और उसको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल रही है, और उस सवाल का जवाब एक बड़ा सिंपल मिलेगा कि सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे हैं। ये हमने बात की थी इस पे खर्चा पानी पे एक बार। अब हम सर खुजलाएंगे कि यार सेमीकंडक्टर नहीं मिल रही, ये कौन सी चीज है? जो हमारे मोबाइल फोन में दर्जनों भर सेमीकंडक्टर भरे होते हैं, ये क्या चीज है? तो पता लगता है कि पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है, ताइवान पे डिपेंडेंट है। अमेरिकन कंपनीज भी चाइना में बना रही है, मलेशिया में बना रही है, इंटेल ने भी प्रोजेक्ट वहीं पे लगाया। हमारे यहाँ क्यों नहीं? मलेशिया इंडिया से ज्यादा वहां के लोग विद्वान है। क्या हमारे पास जमीन की कमी है? क्या हम यहाँ पे बिजली और पानी और सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं ऐसे प्लांट को? तो कहाँ जाए? वो और बात हमने सेमीकंडक्टर पे और एक आखिरी बात सिद्धांत, और ये मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर जो विदेश में रह के वहां की आबोहवा और वहां पे जीवनी अपनी बना के, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे लोगों के। मेरे परिवार में आधे से ज्यादा मेरा परिवार विदेश में है, अब वहीं के हो गए हैं एक प्रकार से। पर यहाँ की स्थिति तो यहाँ की है, नौकरी यहाँ चाहिए, रोजगार यहाँ चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ब्रिज चाहिए, बंदरगाह चाहिए, मोबाइल फोन बनना चाहिए, गाड़ी बननी चाहिए, तकनीक आनी चाहिए, तभी तो स्टार्टअप। ये कौन है? ये स्टार्टअप विदेश में जाके लगाए। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक, जिसे कहे जाता है इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी और इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म है, जो बार बार थोपा जाता है सरकार पे। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बट मैंने पूरी अपनी वर्किंग लाइफ इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखा है, लोकल डेवलपमेंट वर्सेस इंपोर्ट्स। और मैं अब ये कंक्लूड करके आपको कह सकता हूं कि काफी हद तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और हमें बाहर का कैपिटल लेना चाहिए, विदेश कंपनी को वेलकम करना चाहिए, बट ये निश्चित होना चाहिए कि अगर भारत में बेचना है तो यही बनाना है। मैं इस बात से थोड़ा वाकिफ रखता हूं कि जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन है, आप उसको कुछ भी कह लिए, सेल्फ रिलायंसी जो है, या इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, वो अपने कॉन्सेप्ट में, अपने अपने पूरे कॉन्सेप्चुलाइजेशन में बहुत अच्छा है, ठीक है। सब तमाम हर्डल्स हैं, जैसे टेस्ला का हर्डल है, टेस्ला के हर्डल को उनको अपने आप को वर्कआउट करना होगा, अपने केंद्र सरकार को।
रघुराम राजन के जो सजेशंस हैं, कमोबेश सिद्धार्थ जी आप भी वही कह रहे हैं, जहां पे वो लोगों के हाथ पे पैसा रखने की बात कर रहे हैं, आपने भी कही मनरेगा जैसी चीजों पे आवंटन करने की बात है। यहां पर मैं एक पॉइंट पे डिफर करता हूं मनरेगा पे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। वो टैक्स बढ़ाने के बजाय नए क्षेत्र तलाशने के बजाय, मतलब जो कह रहे हैं कि जो सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है उन पे टैक्स स्लैब इंक्रीज करने के बजाय यू मेक टैक्स डाइवर्स। जैसे वो कह रहे हैं टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसे फील्ड को थोड़ा और बूम में अगर सरकार देखे, उन पर पुश करे, तो शायद चीजें बढ़ सकती है। मनरेगा पे और फूड ग्रेन्स पे जो बात होती है, उस पर मेरी एक रीडिंग है। जैसे मैं अभी होकर आया तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गरीब को अनाज मिला और गरीब गरीब परिवार को 100 दिन का काम मिला। मैं इसे मुझे पर्सनली लगता है, कई बार मैंने कहा भी है कि मुझे पर्सनली सिद्धार्थ जी ये बहुत अच्छा मार्कर लगता नहीं। गरीब अगर अनाज 5 किलो फ्री में पा रहा है, 5 लोग परिवार में, तो 25 लोग 25 किलो फ्री पा रहा है, या मनरेगा में 100 दिन का काम कर रहा है, 100 दिन का काम पा रहा है सरकार से, गारंटी योजना, तो मुझे लगता है कि उस तबके को इतना रिलायंट होना पड़ेगा, इतना कमाना पड़ेगा, इतना उसको ऑप्शंस मिलने चाहिए, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर से वो आए, जैसा आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए, भले ही डेवलपमेंट सेक्टर से आए, भले ही सर्विसेज सेक्टर से आए, लेकिन इतना सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा कि वो अनाज खरीद कर खा सके। वो कहीं और काम, केवल गारंटी के काम की, 100 दिन के गारंटी काम की वजह की आस में न रहे, वो साल भर काम कर सके, साल में 10 महीने काम कर सके। मेरे ख्याल से सेक्टर्स को इतना ज्यादा बूम में आना पड़ेगा। एक इस पे बात जोड़ रहा हूँ, आपकी बात भी सही है, एक बात और जोड़ रहा हूँ। देखिए, अभी की सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी की जो भी आप नाम दे दीजिए, और अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से आंकलन किया जाए तो जो भाजपा और संघ परिवार की सोच है इकोनॉमी को लेके, जितनी भी है, और उसकी हम कंपैरिजन करें नेहरूवियन मॉडल से। नेहरूवियन मॉडल था पब्लिक सेक्टर कमांडिंग हाइट्स, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनी, और उसमें से बहुत सारी चीजें आज भी हैं और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बीच में एक पीरियड आया इंदिरा गांधी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उनके मॉडल में से एक, अगर इतिहास की पन्नों में से एक पन्ना निकालें, वो ये था कि उन्होंने नेशनलाइजेशन की और साथ में विदेशी कंपनीज को बाहर भगा दिया। अब इस चीज को समझिए, मोदी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं, हर चीज हिट नहीं हुई है, पर नेशनलाइजेशन के बदले एयर इंडिया का विनिवेश हुआ। दूसरा, विदेशी कंपनीज को वेलकम किया जा रहा है। तो जब आर्थिक विशेषज्ञ इस चीज पे कमेंट करते हैं कि जी आत्मनिर्भरता गलत है, इससे ऐसे नहीं होगा, मुझे लगता है दे आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ऑब्वियसली, और मुझे भी लगता है, हाँ, आपकी बात सही है, और पॉलिटिक्स की दृष्टि से देख रहे हैं इस विषय को, और मुझे, हाँ, एकदम आपकी बात भी सही है। और मुझे ये लगता है कि इस 7 साल के 8 साल के वक्फे को ही क्यों देखा जाए, हम इफ वी पुश बैक अवर टाइम टू लाइक 92 93, उस समय जब उदारीकरण की नीतियां हमारे सामने आ रही थी, मार्केट को हमने ओपन किया था विदेशी निवेशकों के लिए, इट गोज बैक टू दैट डेट जहां पे वो धीरे धीरे आप, मुझे लगता है ना, जो इम्प्रोवाइजेशन है, सारी सरकारों ने इम्प्रोवाइज किया। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, उन्होंने अपने तरीके से इम्प्रोवाइज किया। देन नरेंद्र मोदी केम एज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज पुशिंग इट मोर, इनवाइटिंग कंपनीज टू ओपन फैक्ट्रीज, सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। आई नो, लाइक जो एप्पल का स्टोर है आपका साउथ में, कहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो इसी रिजीम में आया। तो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। बजट आएगा, बजट में हम देखेंगे कि जिस सेक्टर को कोविड ने सबसे ज्यादा हिट किया, जिस सेक्टर को कोविड के दौरान सबसे कम इलाज मिला अस्पतालों में, उनको आर्थिक सुविधाएं क्या मिलने वाली हैं। आखिरी टॉपिक, सरकार ने खर्च में कटौती की बात की। वित्त मंत्रालय, उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि खर्च पे लगाम रखिए, कटौती नहीं की है, सॉरी, उनको लेटर लिखा है, कहा कि खर्च पे लगाम रखिए और मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान के भीतर ही रहने दीजिए। गोया कुछ मंत्रालयों, कुछ विभागों के बजट जो हैं एक्सीड कर रहे हों। मंत्रालय में मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी महीनों के लिए तीसरे बैच के सप्लीमेंट्री डिमांड्स की गाइडलाइंस के तहत ये सुझाव दिया है, और 10 फरवरी तक सारे विभागों से एस्टिमेट्स मांगे हैं कि भाई साहब, मार्च एंड में खत्म हो जाएगा साल, 10 फरवरी तक अपना एस्टिमेट दे दीजिए।
यानी और जो सप्लीमेंट्री डिमांड होता है सिद्धार्थ जी, उसकी नौबत तो तब आती है जब उसके वास्तविक खर्चे आवंटित बजट से ज्यादा हो जाते हैं। तो यानी अधिकतर हो जाते हैं या होने की संभावना होती है। तो अधिकतर केस में ये लग रहा है कि अधिकतर मंत्रालय अपने खर्च की ओर से बाहर थोड़ा जा रहे हैं। क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है सिद्धार्थ जी? नहीं नहीं, इस आपने विषय जो पकड़ रहे हैं बिल्कुल सही है, बट ये जो डेटा आएगा वो 1 फरवरी को जब निर्मला जी रिवाइज्ड एस्टिमेट इस वित्तीय वर्ष के देंगे, हमें पता लगेगा अभी तक के रुझान क्या है। देखिए, ये डेटा हर महीने आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से, वो हर महीने का केंद्रीय सरकार का खर्चा और कितना डेफिसिट है उसके एब्सोल्यूट नंबर्स हमें सारी कुछ चीजें देते हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार की स्पेंडिंग पे हमारी इकोनॉमी काफी हद तक पिछले 2 साल में और पहले भी, खासकर पैंडेमिक के बाद, उस पर निर्भर रही है। और निर्भरता इसलिए भी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग कम हो गई। अब जाहिर सी बात है, अभी कोविड हो गया, सबसे पहले जिम बंद करवा दिए गए, बाकी सब चल रहा है। अब जिम वाले जितने हैं उनकी इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई, वहां जिनकी एम्प्लॉयमेंट थी वो चली गई। अब इसमें सरकार का कोई स्पेंडिंग नहीं है। सरकार की स्पेंडिंग अस्पताल में है, उसकी स्पेंडिंग सड़क पे होनी चाहिए। तो इस साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में हम पाएंगे कि जो सोशल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें कुछ विभागों पे, अकाउंट हेड्स पे खर्चा ज्यादा हुआ है, बट कई हम हेड्स पे देखेंगे पैसा बचा है, यानी जितना दिया गया था उससे कम खर्चा हुआ है। रोड ट्रांसपोर्ट विच इज मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भारत सरकार की, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा जो सोशल सेक्टर स्कीम्स है, अगर इन 3 बास्केट्स को निकाल दें तो बाकी मिनिस्टेरियल एलोकेशंस में हम देखेंगे कुछ न कुछ बचत हुई है। अब निर्मला जी का जो ये आपने जिस खबर की बात की, ये लगभग हर वर्ष बजट से पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की लेटर जाती है, और वो कोई भी जो घर खर्च भी संभालने वाले हो, वो इस बात से वाकिफ होंगे कि वो तो कई बार हम सब लोगों को कहते हैं कि हाथ खींच के चलो, खर्चा मत करो, वेस्ट मत करो। पर फंडामेंटल ये बात है कि भारत सरकार पैसा खर्च रही है, और एक समय ऐसा भी था पहला जब कोविड वेव आया कि भारत सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल बिल्कुल लगभग 0 पे आ गया था। वो काफी एक क्रिटिकल टाइम था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी। तो उस टाइम खर्चा करने की कैपेसिटी भी सरकार की कम हुई थी, स्टेट्स की भी कम हुई थी, जीएसटी के ड्यूज के ट्रांसफर को लेके काफी लड़ाई हुई थी, सिद्धांत आपको याद होगा। तो एक मुश्किल आर्थिक स्थिति से सबसे बड़ी चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस विषय को लेके, कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निर्मला जी और प्रधानमंत्री द्वारा जो तय प्रायोरिटीज होंगी कि सरकार कितना खर्चा करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जिसमें फिजिकल एसेट्स बने। बार बार जो बात है कि पुल बने, बंदरगाह बने, क्योंकि एक वाजिब सवाल है, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट्स दे रहे हो प्राइवेट कंपनीज को, आप बहुत चीजों से सरकार बाहर निकल रही है। तो जब सरकार बाहर निकल रही है तो वो पैसा जो सरकार ले रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के बेनिफिट के लिए लगना चाहिए। वो कहाँ जा रहा है? और सिद्धार्थ जी, मुझे ये भी लगता है जो वित्त मंत्रालय का खत है बाकी मंत्रालयों को, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सरकार के अपने खुद के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं। मंत्रालयों के खर्चे, विभागों को चलाने के खर्चे, कुछ कुछ मंत्रालय तो एकदम आपको भी पता होगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी, कुछ कुछ मंत्रालय केवल पैसिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। देश में कई मंत्रालय ऐसे बनाए जाते हैं कि भाई अपनी पार्टी में कोई आया है तो इसको मंत्री बना दो, या फला जिले का है या फला जात का है तो इसको इसलिए मंत्री बनाना चाहिए, यूनियन कैबिनेट में इसलिए जगह मिलनी चाहिए, इसलिए आप एक 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 बिना काम का मंत्रालय भी कई कई बार बनाते हैं, तो राज्य मंत्री बनाते हैं लोगों को। तो ये चीजें, ये हमारी एक सोच भी है, एक समाज के नाते भी सोच है। सरकारी नौकरी को लेके आप देखिए कितनी तत्परता होती है, आवश्यकता भी है, पर कहीं ना कहीं पे ये एक मॉडल और थिंकिंग और आत्मविश्वास की भी बात है। और
वो आत्मविश्वास अगर आप आत्मनिर्भरता से जोड़े, जब व्यक्ति को अगर कोई बड़ा सामान बन रहा है तो बाहर फैक्ट्री के आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टॉल भी लग जाते हैं, वो भी उस इकोसिस्टम के सप्लायर हैं। और गुरुग्राम में रहने वाले हमारे दर्शक अगर कोई इसको देख रहे होंगे और उनके एक बड़े बूढ़ों से आप मारुति सुजुकी और गुरुग्राम और बदलाव गुरुग्राम का कैसे हुआ, अगर इस पे कोई चर्चा करे, कोई बताए, जो जानकार वहां पे होंगे, कोई सीनियर सिटीजन, तो वो बताएंगे कि एक फैक्ट्री ने गुरुग्राम की काया पलट कर दी और उसका इतिहास बदल दिया। तो मैं मानता हूं कि आज सबसे बड़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो है आर्थिक दृष्टि से वो फैक्ट्री है। अब वो डिजिटल फैक्ट्री भी हो सकती है क्योंकि अब तकनीक हमें डिजिटली अलाउ कर रही है, पर फैक्ट्री लगनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल फैक्ट्री हो चाहे वो फिजिकल फैक्ट्री हो, वही सब चीजों की तोड़ है। नहीं तो एक दूसरे के पीछे बंदरबांट ही लगी रहेगी। ये मेरा मानना है, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरी समझ से जब तक हाथ में रोजगार होगा, चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा रोजगार होता है। महीने के अंत पे कमाई जितनी हो, एक बारी बैंक अकाउंट में एसएमएस जो आती है तो उसके देख के आदमी का अगला महीना निकल जाता है। तो ये एक फीलिंग जो है वो सबको आनी चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। अब हम लोग मिलेंगे कल नए विषयों के साथ। आप अपने सवाल, अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम पढ़ते हैं, हम उस पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन पर बातचीत भी करना चाहते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।